हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। मैं ऑडिबल इनविजिबल, क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? फटाफट से बताइए। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आप बोलना चाहते हो। एंड जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब लोग? ऑल गुड, ऑल फाइन? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? एक बार बता दीजिए। मैं एकदम बढ़िया भाई। आप क्या हाल चाल, आप लोग कैसे हो? ऑल गुड, ऑल फाइन? चलिए। हाउ आर यू ऑल? ठीक है। ग्रेट 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 ग्रेट। सर मैगी खा रहा हूँ। हाँ बेटा, तेरी मैगी खाने की ही उम्र है। मैगी ही खा। बिल्कुल। अभी तो तुम छोटे बच्चे हो, मैगी खाने की उम्र है तुम्हारी। ठीक है। तो पी वाई क्यूज आर एनफ। ठीक है। चलिए। चलिए। पी वाई क्यूज आर एनफ भाई। पी वाई क्यूज एनफ तभी तो कर पाओगे पी वाई क्यूज बेटा, जब आपको थ्योरी आती होगी। थ्योरी नहीं आती होगी तो पी वाई क्यू कहां से कर पाओगे? ठीक है। चलिए, स्टार्ट करें आज के सेशन को। क्लियर है सर? आज बड़ा मंगल है। हाँ सर, केपलर्स लॉ बचा हुआ है। हाँ जी, बचा हुआ है। अभी करा देते हैं, अभी करा देते हैं। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। तो सबसे पहले केपलर्स के लॉ आपके बचे हुए हैं, तो इन केपलर्स के लॉ को अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेट कंप्लीट्स द केपलर्स लॉ, जो आपका बचा हुआ है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बिंग साउंड एंड वेव, ध्वनि एवं तरंगे। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? ध्वनि एवं तरंगे। तो दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, ध्वनि एवं तरंगे। ये हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा यार, ये चैट बंद क्यों नहीं हो रही है? वाई द चैट इज नॉट गेटिंग बंद? अच्छा, इसलिए नहीं हो रही है बंद। अभी कर देते हैं। चलिए, ठीक है। ध्वनि एवं तरंगे, साउंड एंड वेव हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, करना है करना, नहीं करना मत करना, तुम्हारी इच्छा है, कोई तुम्हें रोका टोकी नहीं है। चलिए, हेडिंग डालिए, दैट इज बिंग केपलर्स लॉ। तो द नेम ऑफ द चैप्टर, नेम ऑफ द हेडिंग इज बिंग द केपलर्स लॉ। अब ये केपलर्स लॉ क्या होते हैं समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और इसको अच्छे से डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। केपलर्स लॉ को कहा जाता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हम लोग इसे कहते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। वी विल सिंपली कॉल्ड इट एज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हम इसे कहते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लॉ, इसे कहा जाता है केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि प्लेनेट यूज टू मूव अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। क्या कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सारे के सारे सन के चारों तरफ मूव करते हैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो क्या कहता है? प्लैनेट यूज्ड टू मूव, यूज्ड टू मूव अराउंड द सन, अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ, इन एन एलिप्टिकल, इन एन एलिप्टिकल पाथ विद द सन। ठीक है, विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकी।
सन किसी दो फोकस में से एक फोकस पर मौजूद होगा। दो फोकस, हाँ समझना। बनता कैसे एलिप्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या बेटा, एक सर्कल है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये मेरे पास क्या बेटा, एक सर्कल है। इस सर्कल का ये क्या है, सेंटर है C1। इसी तरीके से मेरे पास एक सर्कल और है, दिस इज अनदर सर्कल। ये सर्कल क्या बेटा, इसका सेंटर है C2। जहां पर भी ये दोनों सर्कल मीट कर रहे हैं, कॉमन पोर्शन मैंने हटा दिया, वो कॉमन पोर्शन मैंने हटा दिया, ठीक है, वो कॉमन पोर्शन मैंने हटा दिया। जितना भी कॉमन पोर्शन था वो मैंने हटा दिया। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जो एक चीज बन गई है, इस तरीके से जो चीज आपके पास बन गई है, इसको क्या कहते हैं, एलिप्स कहते हैं। एलिप्स के कितने सेंटर होते हैं, दो सेंटर। इन्हीं सेंटर को अपन क्या कहते हैं, फोकस या फोकी इनको कहा जाता है। तो कहा जाएगा कि सन इन दो सेंटर में से कहीं ना कहीं पर मौजूद होगा। तो प्लेनेट यूज टू मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बार आपका सन यहां मौजूद है तो इस पॉइंट को फोकस F1 मान लो, और एक पॉइंट आप इधर है उसको F2 मान लो। तो प्लेनेट जो होगा, इफ दिस इज बिंग योर प्लेनेट, तो ये प्लेनेट आपके इस एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा होगा। तो दिस प्लेनेट इज मूविंग इन दिस इन एलिप्टिकल पाथ विद दिस सन एट वन ऑफ द टू फोकी, किसी दो फोकी में से एक जगह पर आपका मौजूद होगा। सो दिस इज द केपलर्स लॉ, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स, इसे कहा जाता है केपलर का फर्स्ट लॉ। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बीइंग योर केपलर्स का फर्स्ट लॉ। सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, सिंपल सी पॉइंट है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। सो प्लेनेट यूज्ड टू मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकी, दिस इज बीन कॉल्ड एज केपलर्स का फर्स्ट लॉ। आई होप यहां तक चीज क्लियर हो गई होगी। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को हो तो फटाफट से मुझे बताइए। सो दिस इज द केपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, क्लियर है। चलिए, आसान है, कुछ भी इसमें नहीं है, ये सब आप बचपन में पढ़ते हुए आए हैं, थियोरेटिकल चीजें, और मेरे को बार बार पढ़ानी पड़ रही है, बिना मतलब के पढ़ानी पड़ रही है। नेक्स्ट क्या है, केपलर सेकेंड लॉ। नेक्स्ट क्या है बेटा, केपलर्स का सेकेंड लॉ। केपलर्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट टू द सन sweeps, the line joining the planet to the sun sweeps equal area in equal interval of time. In equal interval of time in two different position. When the aerial velocity, when the aerial velocity of the planet, when the aerial velocity of the planet is constant. जब प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। जब प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। So the line joining the planet to the sun sweeps equal area in equal interval of time in two different positions when, ठीक है, when the aerial velocity, ठीक है, कब होगी ये, जब आपके पास ये कब होगी बेटा, when the aerial velocity of the planet is constant। जब प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, तो उस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, केपलर्स का सेकंड लॉ कहते हैं। दैट लॉ इज बीन कॉल्ड एज केपलर्स का सेकंड लॉ। समझना बेटा इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हमारे पास सन है, यहां आपका मौजूद है। एक बार आपका प्लेनेट कहां पर है, यहां पर है। तो प्लेनेट की पोजीशन ए है और यहां से मूव करके प्लेनेट आपका पहुंच जाता है ए डैश पोजीशन पर। तो लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन, लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन, सपोज करो ये रेडियस है R1, स्वीप्स कितना एरिया स्वीप्स कर रहा है, इतना एरिया स्वीप्स कर रहा है। So the line joining the planet to the sun sweeps how much area? This much of area is being sweeping out. ये एरिया क्या है? This area is A1. ये एरिया क्या है बेटा? This area is A1. अब दूसरी ओर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या है बेटा? Here is sun. ठीक है, here is sun. फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है? सन यहां पर हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। Here is your planet. ठीक है, प्लेनेट कहां पहुंच जाता है? बी से बी डैश पर पहुंच जाता है।
तो लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन, लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन, तो डिस्टेंस कितना है R2। तो डिस्टेंस इज व्हाट बेटा, दिस इज द डिस्टेंस R2। कितना एरिया स्वेप कर रहा है, दिस मच ऑफ एरिया इट इज जस्ट एक्चुअली स्वीपिंग आउट। इतना एरिया इसने स्वीप किया है। कह रहा है कि प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है dv अपॉन dt या dv अपॉन da। व्हाट डू यू मीन बाय द एरियल वेलोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी का ही मतलब होता है कि वेलोसिटी पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट एरिया। तो वेलोसिटी पर यूनिट एरिया आपको कैसे गिवन है बेटा, कांस्टेंट गिवन है। तो वेलोसिटी पर यूनिट एरिया कांस्टेंट गिवन है, मतलब हर एक एरिया, इस एरिया में भी और इस एरिया में भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब इसने इतना एरिया स्वीप किया है तो इधर भी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब इसने इतना एरिया स्वीप किया है तब भी इसकी वेलोसिटी कैसी है बेटा, कांस्टेंट है। तो इस एरिया A1 में और एरिया A2 में वेलोसिटी कैसी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। जितनी वेलोसिटी एरिया A1 के अंदर है उतनी ही वेलोसिटी एरिया A2 में इसकी आ रही है। सो वेलोसिटी इज बीन कांस्टेंट इन दिस एरिया, so velocity has been constant in these area. So a line joining the planet to the sun sweeps equal area in equal interval of time। जब aerial velocity constant होगी तो जितना टाइम, अब ध्यान से समझो, sweeps equal area in equal interval of time। अगर velocity constant है इसमें भी और इसमें भी, तो जितने टाइम पीरियड में ये यहां से यहां पहुंचेगा उतने टाइम पीरियड में ये यहां से यहां पहुंचेगा। समझना क्वेश्चन, यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। तो अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जितने टाइम पीरियड में ये यहां से यहां पहुंचेगा उतने टाइम पीरियड में ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। हाँ या ना, जितने टाइम पीरियड में ये यहां से यहां पहुंचेगा उतने टाइम पीरियड में ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो दैट्स व्हाई व्हाट वी विल से दैट, दैट्स व्हाई वी विल से दैट एरिया A1 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एरिया A2। सो एरिया A1 जो होगा वो A2 के बराबर होगा। दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू हैव टू कैप्चर योर माइंड। और यही है आपका केपलर्स का सेकंड लॉ कि व्हेन अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन, लाइन joining the planet to the sun sweeps equal area in equal interval of time, consider that aerial velocity कैसे होनी चाहिए, कांस्टेंट। जब ये कंडीशन सिर्फ एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट पर ही होगा। ठीक है, केपलर का सेकंड लॉ, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ केपलर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, केपलर्स का थर्ड लॉ। केपलर्स का थर्ड लॉ, व्हाट इज केपलर्स का थर्ड लॉ, ध्यान से समझना। तो केपलर्स का थर्ड लॉ कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अ सन इज बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का होल क्यूब। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर हमारे पास एलिप्टिकल पाथ है इस तरीके से, यहां आपके पास सन मौजूद है, हियर इज बीइंग अ सन, और फॉर एग्जाम्पल प्लेनेट है आपके पास इस ए पॉइंट पर, और प्लेनेट यहां से चलकर आपका किस पॉइंट पर आ जाता है, ए डैश पॉइंट पर आपका प्लेनेट आ जाता है। तो जब प्लेनेट ए से चलकर ए डैश पर पहुंच जाता है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर आप आर मान रहे हो, और इस प्लेनेट को यहां से यहां जाने में जो टाइम पीरियड लग रहा है वो मान लीजिए टाइम पीरियड टी लग रहा है। सो हाउ मच टाइम पीरियड इट इज बिंग टेकिंग आउट, टी टाइम पीरियड इट इज बिंग टेकिंग आउट। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है बेटा, अगर आर है तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम पीरियड लग रहा है, टी टाइम पीरियड लग रहा है। तो व्हाट वी विल से दैट कि टाइम पीरियड का होल स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो टाइम पीरियड का होल स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसका प्रूफ भी है लेकिन आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है। मैं चाहूं तो इसका प्रूफ भी कर सकता हूं, अभी आपके सामने कर सकता हूं, लेकिन नहीं रिक्वायर्ड है तो नहीं करना है। अब इस फॉर्मूले पर ना न्यूमेरिकल आएगा, इस फॉर्मूले पर ना न्यूमेरिकल आएगा पेपर के अंदर। कैसा न्यूमेरिकल आएगा समझना। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि कंडीशन 2 कहता है कि एक कंडीशन कुछ इस तरीके से कहता है कि जब प्लेनेट घूमता है तो उसको टाइम लगता है 2 सेकंड का, ठीक है, और उसका जो आर है फॉर एग्जाम्पल वो है आपका 4 मीटर का। फिर दूसरी कंडीशन आपसे कहता है कि दूसरी कंडीशन कुछ ऐसे हो जाती है, R1 है ये 4 का, T2 आपको गिवन है फॉर एग्जाम्पल 4 सेकंड आपको गिवन है, और यहां पर आपको R2 फाइंड करना है कि R2 कितना होगा, रेडियस R2 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, केपलर्स का थर्ड लॉ। तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू R1 का होल क्यूब। T2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू R2 का होल क्यूब। इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इस इक्वेशन को सेकंड बोल दीजिए। तो फर्स्ट को आप सेकंड से डिवाइड करिए, तो T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू K से K कांस्टेंट कट जाएगा, R1 अपॉन R2 का होल क्यूब आ जाएगा। R1 अपॉन R2 का क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा। T1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको बेटा, 2 गिवन है, तो व्हाट यू विल से दैट 2। T2 की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, आपको 4 गिवन है, तो आप यहां पर 4 डाल दीजिए और इसका स्क्वायर आपको करना है।
R1 की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 4 आपको गिवन है, डिवाइडेड बाय R2 आपको करना है, और इसका क्यूब आपको करना है। इसका क्या करना है, आपको क्यूब करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना, हाँ जी। तो यहां से 1/2 का स्क्वायर का मतलब 1/4, 1/4 इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2 का मतलब 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 4 अपॉन, ठीक है, 4 इंटू 4 अपॉन R2 का होल क्यूब। ठीक है, तो R2 का होल क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये वाला 4 इधर चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से R2 का होल क्यूब अगर आप निकालोगे, क्यूब रूट निकालोगे यहां से, तो आप इसका क्यूब रूट कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। R2 की वैल्यू यहां से आपकी निकल कर आ जाएगी, वट एवर द वैल्यू ऑफ R2। तो इसका क्यूब रूट जब आप कर दोगे तो R2 की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। दैट फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा इस तरीके से, ऑप्शन में जो भी आंसर देगा उससे आप कर सकते हो। सो कैपलर्स के कितने लो है बेटा, 3 लो है। कैपलर्स का फर्स्ट लो, कैपलर का सेकंड लो और कैपलर का थर्ड लो। अगर हम कैपलर्स के फर्स्ट लो की बात करते हैं तो कहता है कि प्लेनेट यूज्ड टू मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ विद सन एट वन ऑफ द टू फोकी। दूसरा कहता है जब प्लेनेट सन के चारों तरफ घूम रहे होंगे तो लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब उन प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इस एरिया में वेलोसिटी v है, इस एरिया में भी वेलोसिटी v है, तो जितने टाइम पीरियड में ये यहां से यहां पहुंचेगा उतने टाइम पीरियड में ये यहां से यहां पहुंचेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तीसरा क्या कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इस पर न्यूमेरिकल आता है, दैट्स ऑल, बस और कुछ नहीं है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए फटाफट से। अंडरस्टूड? ठीक है, गॉट इट, क्लियर, ठीक है। चलिए, आर क्यूब कैसे आया, फॉर्मूले से आया, फॉर्मूले से आया, फॉर्मूले से आया। R2 का होल क्यूब कैसे आया, बाजार में लावारिस पड़ा था, मैं ले आया अपने घर। सर को आंसर नहीं आता इसलिए बोल रहे हैं। सही पकड़ा, सही पकड़ा बेटा, सर को आंसर नहीं आता इसलिए बोल रहे हैं। 4 4 16, 16 4 64, 64 इंटू 4 216, समझा? कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, समझा? सीधा सा आंसर नहीं आ रहा, ये 3 4 क्यूब रूट में नहीं जा रहे हैं, ये 4 बार निकल जाएगा, क्यूब रूट 4। कौन सा क्या है इस क्वेश्चन में, 4 क्यूब रूट 4 नहीं आंसर आ रहा इसका, क्या आ रहा है? चार रूट 4 आ नहीं रहा, रूट में 4, 256 में आंसर आएगा, 256 में आंसर निकाल नहीं सकते हो, ठीक है, 256 आंसर में निकाल नहीं सकते हो, बेवकूफ। चलो आओ, नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने है, साउंड एंड वेव। साउंड एंड वेव इज द नेक्स्ट चैप्टर। चलिए समझते हैं साउंड एंड वेव चैप्टर क्या कहता है। सबसे पहले हमें वेव के बारे में समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्चुअली वेव। तो वेव के बारे में समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो व्हाट इज वेव, वेव होता क्या है? वेव इज नथिंग बट, वेव इज अ डिस्टर्बेंस, wave is nothing but, wave is a disturbance, wave is nothing but, wave is a vibration, wave is nothing but, wave is a energy। वेव को आप वाइब्रेशन भी बोल सकते हो, डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हो, या एनर्जी भी बोल सकते हो, जो आपकी मूव करती है, विच मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू
वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो इट्स बिंग अ डिस्टर्बेंस, इट्स बिंग अ वाइब्रेशन, इट्स बिंग अ एनर्जी। ये डिस्टर्बेंस भी है, ये वाइब्रेशन भी है, और ये एनर्जी भी है, जो आपकी मूव कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। क्लियर है? समझना, एनर्जी है तो कौन सी एनर्जी है, समझना। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। इस सॉलिड ऑब्जेक्ट, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज होती है वो मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, छोटे छोटे इसके अंदर कण होंगे। छोटे छोटे इसके अंदर क्या होंगे बेटा, इस तरीके से कण होंगे। क्लियर है? आपने यहां से डिस्टर्बेंस दी, आपने यहां से वाइब्रेशन दी, आपने यहां से डिस्टर्बेंस दी, ठीक है। आपने यहां से क्या दी बेटा, डिस्टर्बेंस दी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको ऐसे मारा, ये डिस्टर्बेंस इस मॉलिक्यूल पर भी जाएगी, इस पर भी जाएगी, और इस मॉलिक्यूल को भी ट्रांसफर होगी। जब ये डिस्टर्बेंस इस मॉलिक्यूल को गई, इस मॉलिक्यूल को गई, इस मॉलिक्यूल को गई, अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिलेगा। तो इट विल स्टार्टेड मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ ये जाएगा। ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से हिलेगा, इट विल स्टार्टेड मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इस मॉलिक्यूल से जाकर टकरा जाएगा, इस मॉलिक्यूल से जाकर टकरा जाएगा। और जैसे ही इससे टकराएगा तो अब क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में दो चीज आपस में टकराती है, टकराने के बाद वापस आपस में आ जाते हैं, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी, तो अब ये मॉलिक्यूल मूव करेगा और ये जाकर अब इससे टकरा जाएगा, ये इससे जाकर क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। इससे टकराएगा तो ये अपनी एनर्जी वापस इस तरीके से ट्रांसफर, एंड सो ऑन। सेम ऐसे यहां पर एनर्जी आपकी ट्रांसफर होगी, सेम ऐसे आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी, ये इधर, ये इधर। सेम ऐसे आपकी इसमें भी एनर्जी ट्रांसफर होगी, सेम ऐसे ही इसमें आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी, ये इधर, ये इधर, और ये पार्टिकल आगे ऐसे मूव कर जाएगा। तो फाइनली आपको यहां क्या मिल जाएगी बेटा, वेव मिल जाएगी। दिस इज बिन कॉल्ड एज वेव, दिस इज बिन कॉल्ड एज वेव। लेकिन अगर हम यहां पर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी होगी, तो यहां जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं बेटा इलास्टिक एनर्जी। सो विच एनर्जी इज बिंग दिस, ये जो एनर्जी है यहां पर, इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक एनर्जी। सर ये इलास्टिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, ध्यान समझना। ऑब्जेक्ट आगे गया, टकराकर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, आगे गया, टकराकर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, टकराकर वापस ओरिजिनल, टकराकर ओरिजिनल, ओरिजिनल। तो जब कोई ऑब्जेक्ट आपने पकड़कर खींचा और जैसे आपने फोर्स हटा दी, ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे रहता है, उस टाइप की एनर्जी को हम लोग कौन सी एनर्जी कहते हैं, इलास्टिक एनर्जी। सच टाइप ऑफ एनर्जी इज बीन कॉल्ड एज इलास्टिक एनर्जी। तो वेव क्या है, मूवमेंट है, किसका, डिस्टर्बेंस का, वाइब्रेशन का, एनर्जी का, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इसको हम लोग वेव कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब अगर हम वेव की क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा, तो वेव की क्लासिफिकेशन हम लोग दो टाइप्स में करते हैं। कितने टाइप्स में करते हैं, दो टाइप्स में। सबसे पहली जो वेव आपकी आती है, डेट इज बिन कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव। द फर्स्ट टाइप ऑफ वेव इज विल बी कॉल्ड एज बेटा मैकेनिकल वेव, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ वेव विल बी कॉल्ड एज नॉन मैकेनिकल वेव। हम लोग उसको कौन सी वेव बोलेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ वेव को वी विल कॉल्ड इट एज नॉन मैकेनिकल वेव। So mechanical wave and non-mechanical wave. So two types of waves are being there, mechanical as well as non-mechanical. अगर मैकेनिकल वेव की बात करते तो क्या होती है, द वेव which required a medium to propagate, which required a medium to propagate. वो वेव्स जिसको प्रोपोगेट करने के लिए, चलने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उस वेव को मैकेनिकल वेव कहते हैं। एग्जाम्पल, ये जो आपका मीडियम हो सकता है बेटा, ये मीडियम कुड बी सॉलिड, मीडियम कुड बी लिक्विड, मीडियम कुड बी गैस। मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अगर मीडियम सॉलिड हुआ, जैसे स्टील में आपने टक से मारा, आवाज आई। नेक्स्ट, अगर लिक्विड हुआ तो रिपल्स प्रोड्यूस होती हैं बेटा, रिपल्स इन वाटर, पानी में तरंगे प्रोड्यूस हो जाए, ये किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अगर आपका गैस हुआ तो गैस में जैसे फॉर एग्जांपल वोल्केनिक वेव्स या साउंड वेव्स जो होती है, उनको मीडियम चाहिए होता है, तो दे आर दिस। ठीक है बेटा, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या,
हवा है, एयर है, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट डस्ट पार्टिकल्स यहां पर मौजूद है। हाँ, मैंने अपने मुंह से कोई वाइब्रेशन निकाला, मैंने अपने मुंह से कोई आवाज निकाली, वो वाइब्रेशन एक डस्ट पार्टिकल पे गई, इससे टकराई, इससे टकराने के बाद फिर आगे वाले को ट्रांसफर, फिर आगे वाले को ट्रांसफर, फिर आगे वाले को ट्रांसफर, और आप लोग के कानों तक जा रही है। तो सच टाइप ऑफ वाइब्रेशन, सच टाइप ऑफ वेव इज बीन कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव। तो ये क्या है बेटा, दिस इज योर मैकेनिकल वेव। सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। नाउ कमिंग टू द सेकंड, नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? विच डू नॉट रिक्वायर्ड, which do not required any medium, which do not required any medium to propagate, जिसको चलने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, such type of waves has been called as non mechanical waves। नॉन मैकेनिकल वेव्स का अगर कोई आपसे एग्जाम्पल पूछे कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स, तो आप एग्जाम्पल में डाल सकते हो ईएम वेव्स। ईएम वेव्स इसमें एग्जाम्पल्स में आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितनी भी ईएम वेव्स होती है उनको ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम वगैरह नहीं चाहिए होती है। इसका मतलब दीज वेव्स ट्रेवल्स इन व्हाट, दीज वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम। ये जो वेव्स होती हैं ये आपकी कहां ट्रेवल करेंगे? सो दीज वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम। So they used to propagate, they used to travel in vacuum वाली condition। So non mechanical waves क्या, which do not require any medium to propagate। Example क्या, EM waves, and they used to travel in what बेटा, vacuum वाली condition में travel करती है। So I hope waves आपको यहाँ पर समझ में आया है, दो टाइप की waves होती हैं। क्लियर है बेटा, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत? फटाफट से बताइए। क्लियर है? ठीक है, गॉट इट? क्लियर? चलिए, क्लियर बेटा यहां तक? यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस फ्यू मोर थिंग। ठीक है, वी विल डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स। हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड पार्टिकल। ठीक है, तो वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल। प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल और प्रोपगेशन ऑफ वेव के हिसाब से हमें टाइप्स ऑफ वेव को डिस्कशन करना है, टाइप्स ऑफ वेव को हमें पढ़ना है कि हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स की वेव्स होती है, कि पार्टिकल कैसे प्रोपगेट कर रहे हैं और वेव कैसे प्रोपगेट कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें टाइप्स ऑफ वेव को बताना है। अगर हम इस टाइप से पढ़ते हैं बेटा, तो हमारे पास दो टाइप्स में वेव को हम लोग स्पेसिफिकली डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपके पास होती है, दैट इज बिंग योर longitudinal wave। The first one is being what beta? The first one is being your longitudinal wave, and second one is what beta? Transverse waves। ठीक है, transverse wave। The second one would be what beta? Second one would be your transverse wave। तो longitudinal wave और transverse waves दो टाइप की आपकी वेव्स होती है। इसे हमें पढ़ना है, इसे हमें समझना है, इसे हमें अंडरस्टैंड करना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है। ये होती है इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ, ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, both are perpendicular to each other, both are perpendicular to each other।
अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से समझना, इस तरफ टाइम है, क्लियर है, वेव आपकी फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे चल रही है, ऐसे कोई वेव चल रही है, तो अब मुझे बताओ ये वेव कई बार तो अप जा रही है और कई बार ये वेव डाउन जा रही है, समटाइम्स इट इज गोइंग अगेन अप एंड देन अगेन गोइंग डाउन एंड देन अगेन गोइंग डाउन, हाँ या ना, देन अगेन गोइंग डाउन, क्लियर है, अगेन फिर कैसे जा रही है, गोइंग डाउन जा रही है, यस और नो, फिर से नीचे की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है, हाँ जी सर नीचे जा रही है। तो आप देख रहे हो वेव कभी प्रोपगेट अप कर रही है, कभी वेव आपकी प्रोपगेट डाउन कर रही है, तो सच टाइप ऑफ वेव विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा, सच टाइप ऑफ वेव विल बी कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव्स, सच टाइप ऑफ वेव विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा, सच टाइप ऑफ वेव विल बी कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव्स। देखो कभी तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है और एक तरफ अगर हम लोग बात कर रहे हैं वेव, तो योर वेव इज प्रोपगेटिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ चल रही है, योर वेव इज प्रोपगेटिंग जस्ट सिंपली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और आपके जो पार्टिकल्स है वो देखो कई बार अप, नीचे, ऊपर, नीचे, अगर हम लोग यहां पर पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पर है या नहीं है, तो अब आप खुद देखिए वेव आपकी आगे की तरफ चल रही है और आपके पार्टिकल्स कभी ऊपर और नीचे की तरफ चल रहे हैं, सो दीज आर योर पार्टिकल्स, दीज आर योर पार्टिकल्स। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है बेटा, सच टाइप ऑफ वेव्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कैसी वेव्स बोलोगे, ट्रांसवर्स वेव्स बोलोगे। एग्जाम्पल्स क्या है बेटा, रिपल्स इन वाटर्स, आपके जो रिपल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, पानी वगैरह के अंदर। फिर दूसरा, जिम में आप लोग क्या करते हो, रॉप पकड़ते हो ना, रस्सी पकड़ते हो, उस रस्सी को पकड़कर आप ऐसे लहराते हो, तो जिम में आप पकड़ के रस्सी ऐसे लहराते हो, वो इसी का एग्जाम्पल है। एस वेव्स, जो आपके सुनामी वेव्स होती है या एस वेव्स आती हैं, सेकेंडरी वेव्स आती हैं, जब आपका अर्थक्वेक वगैरह प्रोड्यूस होता है उस टाइम पे सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव्स, सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव्स, ये याद रख लिया। वहीं अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड, अच्छा ट्रांसवर्स वेव्स में एक चीज और समझना, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, इस ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वी विल कॉल्ड इट एज क्रस्ट। तो ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्रस्ट कहते हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इस नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दिस नीचे वाला पोर्शन इज बिन कॉल्ड एज ट्रफ। तो नीचे वाले पोर्शन को ट्रफ बोलते हैं और ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं बेटा, इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड पार्टिकल, वेव और पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों ही अगर आपके सेम डायरेक्शन में हो, इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव और साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल दोनों सेम डायरेक्शन में, सच टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, सच टाइप ऑफ वेव इज बीन कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। समझना, अगर आपका पार्टिकल कैसे चल रहा हो, कई बार ऐसे पार्टिकल्स हैं, दीज आर योर पार्टिकल्स, ठीक है, कई बार ये पास भी आएंगे, कई बार ये पार्टिकल्स दूर भी जाएंगे, कई बार ये फिर अगेन से पार्टिकल्स क्लोज आएंगे एक दूसरे से, फिर अगेन ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, फार अवे जाएंगे, ऐसे चल रहे होंगे। तो अब देखिए ये जो पार्टिकल्स है, ऑल दीज आर पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ चल रहे हैं, हाँ जी सर। और अगर हम बात कर रहे हैं तो वेव्स भी आपकी इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ चल रही है, तो waves is also going in this direction, particles is also going in this direction, so both wave and particles are moving in the same direction, so both wave and particles are moving in same direction, yes or no, yes, so both waves and particles are moving in same direction. Such type of phenomena has been called as longitudinal wave. Longitudinal wave हमें कहां देखने की मिलती है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल का कोई एक नया फोन लॉन्च हुआ है और कहा गया है कि इस एप्पल का जो नया फोन लॉन्च हुआ है इसकी ओपनिंग जो होगी, फर्स्ट डे ओपनिंग जो होगी वो दुकान पे ही बिकेगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप सब मार्केट में गए हो, एक दुकान है, वहां पर लाइन में लगे हो, अचानक से पीछे से धक्का आता है, तो आप बहुत सारे बंदे जो लाइन में लगे थे क्लोज्ड आ गए, आगे वाला बोलता है धक्का क्यों दे रहे हो, पीछे पीछे हो जाओ, फिर खुले हो जाते हो। ये जो एक एक बंदा खड़ा है, दीज आर पार्टिकल्स,
और जब पार्टिकल को धक्का लग रहा है तो लाइन आगे को जा रही है, लाइन इज लाइक अ वेव, और छोटे छोटे जो आदमी खड़े हैं वो पार्टिकल्स हैं। तो आपने देखा जब बंदे पास पास आ रहे हैं तो एरिया रिड्यूस्ड हो जा रहा है, और हम सब जानते हैं प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर एरिया कम हो गया तो प्रेशर की वैल्यू कैसे हो जाएगी बेटा, ज्यादा। तो यह हाई प्रेशर जहां पर क्रिएट होता है इस चीज को कहते हैं कंप्रेशन, व्हाट यू विल कॉल्ड इट एज। सो जहां हाई प्रेशर क्रिएट होता है इस चीज को कहा जाता है कंप्रेशन। और जहां पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं दूर दूर हो जाते हैं, तो जहां एरिया, ठीक है, जहां एरिया इंक्रीज हुआ तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है बेटा, है ना। तो अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो प्रेशर आपका कैसा हो जाएगा, रिड्यूस्ड। तो जहां प्रेशर रिड्यूस होता है तो इस चीज को कहा जाता है रेयर फ्रैक्शन। सो व्हाट्स यू विल कॉल्ड इट एज, यू विल कॉल्ड इट एज रेयर फ्रैक्शन। तो इसमें रेयर फ्रैक्शन भी है, इसमें कंप्रेशन भी है। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, इस तरीके से। सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, छापो फटाफट से। ठीक है, क्लियर। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, वेव इन अ स्प्रिंग, ठीक है, वेव इन अ स्प्रिंग इसमें एग्जांपल आएगा। और एग्जांपल की बात करते हैं, साउंड वेव, ठीक है, पी वेव्स, ठीक है, पी वेव्स जितनी भी प्राइमरी वेव्स होती है जो सिस्मिक होती हैं, जितनी भी सिस्मिक प्राइमरी वेव्स आती है वो सब इसमें आती है। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें क्या आएगा, वेव इन अ स्प्रिंग आ जाएगा, प्राइमरी वेव, सिस्मिक वेव्स इसमें एग्जांपल आ जाएगा, और साउंड वेव्स इसमें ही एग्जांपल आएगा। तो साउंड वेव्स कैसी होती है बेटा, दीज आर दीज, साउंड वेव्स आर दीज, क्लियर है, साउंड वेव्स आर दीज, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, गॉट इट, डन, क्लियर। तो रिफ्रैक्शन नहीं, वो रेयर फ्रैक्शन है बेटा, वो रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। हाँ, ईएम वेव्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, जितनी भी ईएम वेव्स होती है वो सब इसमें एग्जांपल्स में आते हैं ट्रांसवर्स वेव्स में, ठीक है। ये रेयर फ्रैक्शन है। रेयर फ्रैक्शन कहां होता है, जहां पर चीजें दूर दूर होती हैं, वजन एरिया इंक्रीज, ठीक है, क्लियर है। जहां एरिया इंक्रीज होता है बेटा वहां पर प्रेशर कैसे होता है, रिड्यूस। तो लो प्रेशर रेयर फ्रैक्शन, हाई प्रेशर कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, फाइन है इतनी चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, ईएम वेव्स। व्हाट इज दिस ईएम वेव्स, ये ईएम वेव्स क्या होती हैं समझते हैं इसके बारे में, और टाइप्स भी पढ़ते हैं। ईएम वेव्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। व्हाट वी विल कॉल इट एज ईएम वेव्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझना बेटा, जहां कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां मैग्नेटिज्म 100% होगा, जहां कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां मैग्नेटिज्म 100% होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में आप फिंगर डाल दीजिए, उंगली डाल दीजिए। जैसे आप स्विच बोर्ड के अंदर उंगली डालोगे तो जो करंट है वो करंट आपको जकड़ लेगा, आपको पकड़ लेगा। जब वो करंट आपको जकड़ लेगा, आपको पकड़ लेगा, तो मैग्नेटिज्म आया या नहीं आया, आपको छोड़ेगा नहीं वो, आपको छोड़ेगा नहीं वो। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म आया या नहीं आया, और ऐसे ही मैग्नेटिज्म की वजह से क्या आती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी आती है, समझ गया। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे के म्यूचुअल हैं। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं रोहित का फ्रेंड हूं, ठीक है, और साथ साथ मैं सुमित का भी फ्रेंड हूं। आई एम अ फ्रेंड ऑफ रोहित एंड आई एम अ फ्रेंड ऑफ सुमित। तो इट मीन्स आई एम बीइंग अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ रोहित एंड सुमित, मैं रोहित और सुमित का म्यूचुअल फ्रेंड हो गया हूं। यही तो मतलब इसका। म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब क्या हो गया, मैं रोहित और सुमित का क्या हो गया म्यूचुअल फ्रेंड हो गया हूं। ये सिंपल सा मतलब है, आपको समझना। ईएम वेव्स क्या का मतलब क्या होता है, ईएम वेव्स आर द वेव्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वेव्स कहां पर होती है, पहला पॉइंट क्या है बेटा, वेयर इलेक्ट्रिकल फील्ड
या इलेक्ट्रिक वेव्स आप बोल दीजिए, या फील्ड बोल दीजिए, एंड मैग्नेटिक वेव्स बोल दीजिए, या मैग्नेटिक फील्ड बोल दीजिए, ठीक है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे से कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, क्लियर है, इसमें एक वेव आपकी चली, ये ये मान लीजिए ये आपकी है इलेक्ट्रिकल वेव, दिस इज योर इलेक्ट्रिकल वेव। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? जब ये मैक्सिमम पे होगा तो वो भी मैक्सिमम, जब ये मिनिमम पे होगा तो वो भी मिनिमम पर, समझ रहे हो? जब ये मैक्सिमम पर होगा तो ये भी मैक्सिमम, जब ये मिनिमम पर होगा तो ये भी मिनिमम। तो समथिंग लाइक दैट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये जो क्या है, ये मैग्नेटिक वेव्स मान लीजिए, दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज बिंग योर मैग्नेटिक वेव्स, ये है आपकी मैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रिकल वेव मैक्सिमम तो मैग्नेटिक भी मैक्सिमम, ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम, मैक्सिमम तो मैक्सिमम, मिनिमम तो मिनिमम। सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज व्हाट बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी वेव्स को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, ईएम वेव्स ट्रेवल्स इन वैक्यूम, ये हमेशा कहां पर ट्रेवल करेंगे? ट्रेवल्स इन वैक्यूम। ईएम वेव्स रिक्वायर्ड नो मीडियम, मींस क्या बेटा? दे रिक्वायर्ड नो मीडियम टू प्रोपोगेट, नो मीडियम टू प्रोपोगेट। इनको चलने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। इनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। दिस इज द सिंपल मीनिंग दैट यू हैव टू बी कंसीडर्ड हियर। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवल विथ द स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा? इतनी होती है। तो इतनी स्पीड से ट्रेवल करती है, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, एंड दिस स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर है बेटा? ये आपको याद रखना है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? इसके टाइप्स भी होते हैं, बहुत सारे टाइप्स भी यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। सो टाइप्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे गामा रे, एक्स रे, यूवी रेस, विजिबल रेस, ठीक है, इंफ्रा रेस, माइक्रो रेस, रेडियो वेव्स, ऑल दीज आर द टाइप्स। गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, गामा एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, ऑल दीज आर द टाइप्स। सो दे ट्रेवल्स विद दिस, ठीक है, दे टाइप्स है, गामा एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। ये क्या बेटा? ये इनके टाइप्स हैं जो आपको याद रखना है, जो आपको समझना है, आपको अंडरस्टैंड करने हैं। सो ये इससे भी आपके ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा? समझना, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 है इनकी फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻20 हर्ज से लेकर 10⁻4 हर्ज तक वेरीज करती है। 10⁻20 हर्ज से लेकर 10⁻4, हो सकता है इसकी 10⁻20 और लास्ट में जो वेव है उसकी 10⁻4 है। मैं लिखाऊंगा सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट क्या है? इनकी वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ क्या होता है? बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। जो गधे हैं, नालायक है, निठल्ले है, बेशरम है, जिन्होंने सिर्फ पकी पकाई खाई है, जिन्होंने एक टुकड़े के दो नहीं करे हैं, वो नहीं जानते हैं, और जिन्होंने एक टुकड़े तोड़कर खाया वो जानते हैं। इसकी जो वेवलेंथ होती है अगर हम लोग बात करें तो 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर की रेंज में होती है। हो सकता है किसी की -14 हो और यहां पर 4 हो। दीज आर द सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपल पॉइंट्स ईएम वेव्स के बारे में हमें याद रखना है। अब क्या होता है? ये ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है बेटा? नो एयर, कोई भी हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो एयर, नो एयर फ्रिक्शन। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? नो एयर फ्रिक्शन। इस क्लास के अंदर फिर भी तुम्हें इतने बड़े 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 गधे मिलेंगे जो वैक्यूम पूछेंगे। वैक्यूम क्या होता है? निर्वात। और ये वैक्यूम पढ़ाया था जब मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया था, फ्री फॉल की कंडीशन पढ़ाया था, तब भी वैक्यूम गधे हैं, खा खा के संडरा रहे हैं, बस फूलते जा रहे हैं। क्लियर? गॉट इट? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत?
डन। रॉन्ग ग्राफ्स हो गया बेटा, ये 3D में ग्राफ नहीं बना ना एक्चुअली, ये ग्राफ बनता है ऐसे, मैं बताता हूं आपको। सही बोल रहे हो, ग्राफ ये 3D में नहीं बन पाया मेरे पास, क्योंकि मेरे पास 3D नहीं है। ग्राफ ऐसे बनता है इसका एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिकल वेव्स है, ये इलेक्ट्रिकल वेव्स है, तो मैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर में ऐसे बनती, लेकिन मेरे पास 3D समझ में नहीं आती, डेट्स वाई मैंने वो मैक्सिमम पे मैक्सिमम दिखाया। ये एक्चुअली में ओवरलैप होकर ऐसे ही है। ये एक्चुअली में जब इसको आप देखोगे ना बेटा, तो ये ओवरलैप कर कर मैक्सिमम मैक्सिमम पे जा रहा है, मिनिमम मिनिमम पर भी जा रहा है। समझ रहे हो? तो डेट्स वाई ये समझ में 3D नहीं बन रहा था इसलिए। ठीक है, क्लियर है? डन है? समझे? ठीक है, डन। सर क्या टॉपिक का नाम एक बार हिंदी में बता दो, ध्वनि एवं तरंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, ये क्लास में मनोरंजन करने के पैसे नहीं मिलते हैं, कि मैं आऊं यहाँ माचिस जलाऊं, यहाँ ब्लेड से तुम्हें ऐसे ऐसे कर करके दिखाऊं। पढ़ाने के पैसे मिलते हैं मुझे, समझे? तुम लोग क्या सोचते हो कि व्हाट यू थिंक कि आई विल कम इन दी क्लास एंड आई विल डू डांसिंग, आई विल डू सिंगिंग, आई विल हंसाइंग यू, आई विल मेक सम फन एक्टिविटी, यू वांट ऑल दिस? यू वांट ऑल दिस फ्रॉम मी? यू आर सेइंग यस, डिड आई एम हंसाने वाला? डिड आई एम सीन यू हंसाने वाला आदमी? आई एम फिजिक्स वाला? यस सर, प्लीज हंसाइंग अस। नो हंसाइंग, ओनली पढ़ाइंग। नो हंसाइंग, ओनली पढ़ाइंग। ठीक है, ओनली पढ़ाइंग, नो हंसाइंग। कमिंग टू द टॉपिक, एंड लिखिंग इन योर नोटबुक। नो मजाक करिंग। सीरियल नंबर लिखिंग, देन वेव्स, टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स, एक टेबल बनाएंगे, तुम सब भी बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर। टाइप्स ऑफ वेव्स, उस वेव की डिस्कवरी कौन करती, उसका नाम यहां नीचे लिखती है। इन वेव्स की वेवलेंथ क्या होती, वो सब मैं नीचे मेंशन करती है। वेवलेंथ को लैम्बडा से लिखते हैं। इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती, वो भी मैं सब नीचे लिखता, तुम सब अपनी कॉपी में नोट डाउन करती है। चलिए, सीरियल नंबर 1 गामा रे, सीरियल नंबर 2 एक्स रेस, सीरियल नंबर 3 यूवी रेस। गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रेस। गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेस, माइक्रोवेव्स, और लास्ट इज योर रेडियो वेव्स। गामा रे, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। हेनरी बेक्यूरल, BACQUIREL। सर रॉन्टजेन,
रिटर, न्यूटन, हर्शल, ठीक है, गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, विजिबल, माइक्रो, रेडियो, ठीक है। मार्कोनी, पड़ोसी वाले के कोनी मत मार देना, अपनी बहन को कोनी मत मार देना कि सर ने बोला मार्कोनी। और हेनरिक हर्च, हेनरिक हर्च, कि पड़ोसी के उंगली मार दो, बहन को मार दो कोनी। तो कहा है, सर ने कहा है मार्कोनी, तो इसी बात पर हम लोग ले कोनी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उल्टा कर दिया क्या मैंने? एक बार देख लेता हूं सही लिखा है। हेनरी बैक्यूरेल, रोएंटजन, रिटन, न्यूटन, हर्शल, ओ हो, यहां उल्टा हो गया, सॉरी, माय मिस्टेक। ऊपर ये जाना था हेनरिक हर्च, और यहां मार्कोनी, ठीक है। दीज आर द डिस्कवर। तो इसकी खोज बैक्यूरेल ने करी, फिर रोएंटजन, रिटन, न्यूटन, हर्शल, हेनरिक हर्च और मार्कोनी ने। वेवलेंथ 10 टू द पावर -14 मीटर से लेकर 10 टू द पावर -10 मीटर तक। 10 टू द पावर -10 मीटर से लेकर 10 टू द पावर -8 मीटर तक। 10 टू द पावर -8 मीटर से लेकर 10 टू द पावर -7 मीटर तक। 10 टू द पावर -7 मीटर तक। नेक्स्ट 10 टू द पावर -7 से लेकर 10 टू द पावर -3 तक। 10 टू द पावर -7 मीटर से लेकर 10 टू द पावर -3 मीटर तक। 10 टू द पावर -3 मीटर से लेकर 10 टू द पावर 0 या 1 मीटर आप बोल सकते हो। यहां पर 1 मीटर से लेकर 10 टू द पावर 4 मीटर तक। 1 मीटर से लेकर 10 टू पावर 4 मीटर तक। दीज आर द वेवलेंथ। नाउ कमिंग टू द फ्रीक्वेंसी वाला पोर्शन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। 10 टू द पावर 20 हर्ज से लेकर 10 टू द पावर 18 हर्ज। 10 टू द पावर 18 से लेकर 10 टू द पावर 16 हर्ज। 10 टू द पावर 16 से लेकर 10 टू द पावर 14 हर्ज। 10 टू द पावर 14 हर्ज से लेकर 10 टू द पावर 12 हर्ज। 10 टू द पावर 12 हर्ज से लेकर 10 टू द पावर 10 हर्ज। 10 टू द पावर 10 हर्ज से लेकर 10 टू द पावर 8 हर्ज। और 10 टू द पावर 8 हर्ज से लेकर 10 टू द पावर 4 हर्ज तक। दीज आर द फ्रीक्वेंसी। तो अब आप देखो फ्रीक्वेंसी -14 से लेकर 4 मीटर तक, 20 हर्ज से लेकर 4 हर्ज तक। हाँ, अब आप इधर आओ। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन वेवलेंथ, यहां वेवलेंथ कितनी है बेटा? मिनिमम है ना, -14 है। यहां वेवलेंथ कितनी है? मैक्सिमम है। यहां 10 टू द पावर 4 है। तो जब व्हेन यू आर बीइंग मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो वेवलेंथ आपकी क्या होती है? इंक्रीज्ड। तो टॉप से बॉटम जाने में वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी पर आइए। जब आप फ्रीक्वेंसी को देख रहे हो तो इधर फ्रीक्वेंसी कैसी है बेटा? मैक्सिमम है। और नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी कैसी है बेटा? मिनिमम है, 4 है ना। तो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी यूज टू डिक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी यूज टू डिक्रीज। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट यहां तक बताइए। इतनी चीज में क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से बताइए। क्लियर है बेटा? डन? कोई ट्रिक नहीं है क्या सर? अभी मैं बताऊंगा। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। गामा एक्स यूवी विजिबल इंफ्रा माइक्रो रेडियो, आपको बस ये याद होना चाहिए। गामा एक्स यूवी विजिबल इंफ्रा माइक्रो रेडियो, आपको ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि गामा रेस की वेवलेंथ, वेवलेंथ जब हम, ये ऑर्डर जरूर याद रख लेना। गामा एक्स यूवी विजिबल इंफ्रा माइक्रो रेडियो, ये आपको याद होना चाहिए। इसकी वेवलेंथ जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो वेवलेंथ मिनिमम होती है, नीचे की तरफ मैक्सिमम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर मैक्सिमम होती है, नीचे मिनिमम होती है। आप बस ये याद रखो और ये याद रखो। हेनरी बैक्यूरेल, रोएंटजन, रिटर, विलियम, सॉरी, न्यूटन, हर्शल, हर्च, मार्कोनी,
ठीक है बेटा, ये डिस्कवरी याद रखो, बस ये ऑर्डर याद रखो। ऊपर से नीचे तरफ आओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, बस यही आपको याद रखना और कुछ नहीं। ठीक है, ग्रैंड एक्सयूवी इन माई रेंज, ग्रैंड एक्सयूवी इन माई रेंज, अच्छी ट्रिक है बेटा। ग्रैंड एक्सयूवी इन माई रेंज कह रहा है, ग्रैंड एक्सयूवी इन माई रेंज, देख लेते हैं, अच्छी ट्रिक है बेटा, बिल्कुल दिस इज द ट्रिक। ग्रैंड एक्सयूवी इन माई रेंज, जी से गामा, गामा रे, फिर एक्स रे, फिर यूवी रे, फिर इन माई, और फिर वी से विजिबल रे, इन से इंफ्रा, ठीक है, इन माई, एम से माइक्रो, और आर से रेडियो। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ग्रैंड एक्सयूवी इन माई रेंज। ठीक है, ग्रैंड एक्सयूवी इन माई रेंज, दिस इज अ ट्रिक, तो याद रख लेना, ऐसे ट्रिक आप याद रख लेना। क्लियर बेटा, फाइन है, क्लियर है, फाइन है, ग्रैंड एक्सयूवी इन माई रेंज, अच्छी ट्रिक है। अब समझते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, इससे समझते हैं। ठीक है सर, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज बेटा विजिबल रेज में ही आ जाती है, सनलाइट्स वगैरह में। ठीक है, क्लियर है, फाइन है, ये रख ले। ठीक है, चलिए अब इधर आइए, क्वेश्चन पेपर में कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, रेडियो वेव्स, यूवी रेस, गामा रेस, और इंफ्रारेड्स और इंफ्रा रेज आपको गिवन है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आपसे बोला है कि इनको अरेंज करिए लीस्ट से मैक्सिमम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। पहले वो लिखिए जिसकी वेवलेंथ सबसे लीस्ट है, फिर वो मैक्सिमम वाली। पहला ऑप्शन है 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। दूसरा ऑप्शन है 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तीसरा ऑप्शन है 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा। और चौथा ऑप्शन गिवन है कि भाई कुछ नहीं आएगा, नन ऑफ दिस आंसर है। तो फटाफट से बताइए व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आंसर बताइए। आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम ऑफ 45 सेकंड, जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रेडियो, यूवी, एक्सरे, इंफ्रा। चलिए आ जाओ। तो तुम्हें अभी बात पता है, ग्रैंड एक्सयूवी, गामा, एक्सरे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रा रेस, माइक्रो और रेडियो, यही है आपके पास। गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, यही है। किसकी फ्रीक्वेंसी लीस्ट होती है बेटा? यहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे लीस्ट है, यहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, यहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे लीस्ट है, यहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है। यहां फ्रीक्वेंसी सबसे लीस्ट है बेटा, यहां फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है। हाँ जी, तो मुझे बताओ लीस्ट से मैक्सिमम गामा रेज है? हाँ है, तो पहला आंसर क्या आएगा? 3। गामा के बाद एक्सरे है? नहीं है। यूवी है? हाँ, तो आंसर क्या आएगा? 2। यूवी के बाद विजिबल है? नहीं है। विजिबल है? नहीं है। इंफ्रा है? हाँ है, तो फिर क्या आएगा? 4। और रेडियो माइक्रो है? नहीं है। रेडियो है? हाँ, तो 3214 वुड बी द करेक्ट आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 3214 ऑप्शन नंबर डी। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। 56% बच्चों का ये आंसर है।
गधे थे, गधे हो, गधे ही रहोगे। सही बोला सर। गधे थे, गधे हैं, गधे रहेंगे। कोई शक, कोई डाउट? नो सर। सर, मैं गधों का राजा हूं, गधों का राजा था, गधों का राजा ही रहूंगा। नहीं आता मेरी समझ में? दिमाग नहीं है, भूस का घर है। खोपड़ा नहीं है, शैतान का घर है। पढ़ाई नहीं करनी है, खेलने जाना है। मैं बी वाला हूं। लिंकी क्या होता है? अरे बता देंगे, रुक जाओ। ठीक है। हंस रहे हैं गधे, बेइज्जती हो रही है, हंस रहे हैं। अबे बेइज्जती करी है तुम्हारी, गधा का है तुम लोग को, गधों का राजा का है तुम्हें, हंस रहे हो। इतने बेशरम हो, इतने खड़े हो क्या? बेइज्जती का कोई असर नहीं हो रहा है? अबे बेइज्जती करी है अभी तुम्हें, गधा का है तुम्हें, हंस रहे हैं। डर्टी बॉयज, फेलोज, डर्टी, वेस्टलेस। सर एक बार फिर से बता दिए बेटा, ये ऐसे इसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है ना, इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। तो पहले गामा आएगा। एक्सरे कहीं गिवन है? नहीं। एक्सरे के बाद क्या आता है? यूवी, यूवी गिवन है तो 2 आया। यूवी के बाद क्या है? विजिबल आता है, विजिबल गिवन नहीं है। फिर इंफ्रा गिवन है, इंफ्रा कहां है? 4 पे है। इंफ्रा के बाद माइक्रो आता है, माइक्रो गिवन नहीं है। फिर क्या आता है? रेडियो आता है, तो 3241। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आओ। नेक्स्ट, व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ अ वेव? ये वेवलेंथ ऑफ अ वेव क्या होता है, इसका मतलब समझना। ये कुछ नहीं होता बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ। दो लगातार सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं, समझना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वेव है, जनरेट हो रही है, डडा डडा डडा। ठीक है, क्लियर है? ये एक वेव है, कह रहा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, ऐसे लिखना मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे लिखना मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ। मैक्सिमम पॉइंट कहां पर है बेटा? ये है। हाँ सर, इस मैक्सिमम का यहां पर बात कर रहे हैं, इस मैक्सिमम की यहां पर बात कर रहे हैं। ये क्रस्ट है, इसका मैक्सिमम। हम यहां से चले 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 और दूसरे क्रस्ट के मैक्सिमम पर आकर रुक गए, दूसरे क्रस्ट के मैक्सिमम पर आकर रुक गए। तो हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने? वी हैव ट्रेवल्ड दिस मच ऑफ डिस्टेंस, वी हैव ट्रेवल्ड दिस मच ऑफ डिस्टेंस, है ना बेटा? अब समझना, दो लगातार सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में, ये क्रस्ट इसके मैक्सिमम, ये है इसके बीच का, ये आधा और ये आधा मिलकर क्या बन गया बेटा? एक पूरा बन गया। फिर ये नीचे वाला एक पूरा बन गया। तो ये एक वेव बन गई या नहीं बन गई? ये एक वेव बन गई या नहीं बन गई? ये आपके पास एक वेव बन गई नहीं बन गई? ये सर एक वेव हमारे पास बन गई है।
तो इसका मतलब मैं यहां से लेकर यहां तक का जो पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक का जो पॉइंट है, इसको वेवलेंथ लिख सकता हूं। हाँ यार, ये एक वेव है। एक वेव क्या होती है? जब एक बार ऊपर जाती है और एक बार नीचे जाती है। तो यार यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी तो वेवलेंथ ही है, ये भी तो वेवलेंथ ही है। हाँ, तो आम भाषा में मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं? डिस्टेंस ट्रेवलिंग कैपेसिटी ऑफ अ वेव। आम भाषा में इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ट्रेवलिंग कैपेसिटी, डिस्टेंस ट्रेवलिंग कैपेसिटी ऑफ अ वेव। किसी भी वेव की डिस्टेंस ट्रेवलिंग जो कैपेसिटी होती है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवलिंग कैपेसिटी ऑफ अ वेव इज सिंपली कॉल्ड एज वेवलेंथ। ये भी तो वेवलेंथ है यहां से लेकर यहां तक। हाँ सर, अब ट्रफ के केस में बताइए, सर अब ट्रफ के केस में बताइए कि ट्रफ के केस में कैसे होगी। चलो ट्रफ के केस में भी बताता हूं, समझने की कोशिश करना। ट्रफ के केस में फॉर एग्जांपल ये एक वेव ऐसे चली और ये वेव ऐसे आके यहां चलेगी। ट्रफ के केस में बताते हैं। मैक्सिमम ट्रफ क्या है बेटा? ये है, मतलब यहां से वेव आपकी चली 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 और दो दूसरे सक्सेसिव ट्रफ के बीच में आपकी आ गई है। तो यहां से आपकी वेव ऐसे चली है, ये। तो यार यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी तो वेवलेंथ है। ये आधा और ये आधा मिलकर एक पूरा बन जाएगा। हाँ, और ये पूरा ऊपर वाला और ये वाला। तो यार यही चीज ये थी, यही चीज ये थी, यही चीज ये थी। तो ये सब वेवलेंथ ही तो है। तो क्या बोलोगे? डिस्टेंस ट्रेवलिंग कैपेसिटी ऑफ अ वेव इज कॉल्ड एज वेव, या मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड एज वेव। इस वेवलेंथ की यूनिट क्या है? व्हाट इज बीइंग द यूनिट? यूनिट होगी डिस्टेंस है, तो यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर। सो दिस इज वेवलेंथ। सिंपल याद रखना कि वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये होता है वेवलेंथ। ठीक है, सिंपल सी पॉइंट है, सिंपल सा कंसेप्ट है। दूसरा पॉइंट आता है एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, कि भाई वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड? द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेव, कि वेव ने कितना मैग्नीट्यूड ट्रेवल किया, कितनी इंटेंसिटी से वेव आपकी चली है, कितनी स्ट्रेंथ से आपकी वेव चली है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना। मैंने एक वेव बनाई है इस तरीके से, मैंने एक वेव बनाई है समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से मैंने एक वेव बनाई है। क्लियर है बेटा? ये वेव है। अगर मैं इस वेव के एम्पलीट्यूड की बात करूं, यहां पर क्या बेटा? प्लस का 5। यहां मैं बात कर लेता हूं क्या बेटा? माइनस का 5। तो इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? तो एम्पलीट्यूड है बेटा +-5, कि भाई ये +5 ऊपर जा रही है, +5 नीचे जा रही है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो एम्पलीट्यूड कुड बी इक्वल टू +-x, x की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। यह है एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा? तीसरा पॉइंट है टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, किसी भी वेव के टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव। एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम पीरियड को हम लोग टाइम पीरियड ऑफ अ वेव कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये वेव यहां से चली, यहां चली, तो यहां से लेकर यहां तक वन वेव है। तो ये क्या? कैपिटल टी, दिस इज बीइंग योर टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। दिस इज बीइंग योर कैपिटल टी, दिस इज बीइंग योर टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, कि वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसको अपन एफ से भी लिखते हैं, किसी किसी बुक में एन से लिखा होता है, किसी किसी बुक में न्यू से लिखा होता है। एफ एन और न्यू से लिखा होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम पीरियड के अंदर कितनी वाइब्रेशन करती है एक वेव? हाउ मेनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन डज अ वेव यूज टू डू इन एट वन टाइम, या 1 सेकेंड के अंदर। जैसे समझना, गाड़ी का पहिया है, गाड़ी का पहिया 1 सेकेंड में 50 बार घूम रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50 ऑसिलेशंस, 50 रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, गाड़ी का पहिया 1 सेकंड में 30 बार घूम रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 30 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो आप यहां से क्या लिखोगे? एफ या एन या म्यू को लिखोगे। ये क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, 1/t। तो इस फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी पर सेकंड। या तो इसकी यूनिट को आप क्या बोल दोगे बेटा? पर सेकंड बोल दोगे, या इसकी यूनिट को आप लोग क्या बोल दोगे? यू विल ऑल्सो कॉल्ड इट एज हर्ज। तो पर सेकंड बोल दो या हर्ज आप बोल दो, दिस इज बिंग द सिंपल यूनिट। तो पर सेकंड बोल दो या आप हर्ज बोल दो, दिस इज सिंपल थिंग दैट यू हैव टू केप्ट हियर इन योर माइंड। तो दीज आर द सिंपल डेफिनेशन। अच्छा, अब एक चीज समझना,
हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और ईएम वेव्स, अगर हम ईएम वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ईएम वेव्स किससे ट्रेवल करती है, तो ईएम वेव्स की स्पीड क्या होगी, द स्पीड ऑफ द ईएम वेव्स विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। डिस्टेंस ट्रेवलिंग कैपेसिटी ऑफ अ वेव क्या होगा, ईएम वेव्स के लिए वेवलेंथ होगा। टाइम पीरियड को अपन क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड को अपन लिख सकते हैं कैपिटल टी। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। सिंस हम जानते हैं 1 अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी होता है। सो व्हाट इज C, C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। सो व्हाट इज C, C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। तो व्हाट इज C बेटा, तो C की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू एफ। तो C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ हो जाएगा, C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ हो जाएगा, C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। अब इस फॉर्मूले को स्टडी करिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। टी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब लैम्डा और एफ में रिलेशन कैसा होगा, इनवर्स। लैम्डा बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। क्लियर है? शिखा रानी, नाम चोरी कर लिए हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? डन। सर एक बार इनवर्स बता दीजिए, ये कांस्टेंट है तो कोई भी चीज जो मल्टीप्लाई में होती है उनमें रिलेशन इनवर्स होता है ना। अगर ये कांस्टेंट है तो कोई भी चीज आपस में मल्टीप्लाई में होती है रिलेशन इनवर्स होता है, कितनी बार तो बता चुका हूं। अब तो मुझे भी शर्म आ जा रही है चीजें बताने में, मन करता मर जाऊं, बट मरूंगा नहीं। शादी करानी है मुझे अभी 8 तारीख में, नवंबर में, उसके बाद सोचते हैं कुछ, अभी नहीं। सर आप हीरो हो क्या साउथ इंडियन मूवी के, बताना नहीं किसी को। ठीक है, क्या हो गया है? चलिए, इट्स माय फर्स्ट क्लास इन पीडब्ल्यू। ओम। आरती, सब लोग आरती उतारो, माला पहनाओ, माला पहनाओ, टीका लगाओ, मिठाई खाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। सर एनडीए में फॉर्म में 12th का कंप्लीट आ रहा है, ये मैं तो क्या करे, पेपरिंग भर दो। थैंक यू। मेरा डाउट नीचे है सर, प्लीज देख लो क्या प्लस लोग एप्लीकेशन और एग्जिस्ट करते हैं। वनडे आई गोट, ठीक है। आपकी तबीयत ठीक है ना, हाँ जी। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करूँ, किताब से। बुलाओगे ना सर शादी में, नहीं। किडनी टचिंग क्लास, थैंक यू, वरना सरकार की जय। ठीक है। सम टिप्स फॉर केमिस्ट्री इंप्रूवमेंट, पढ़ाई कर ले। पर क्या के यूनिवर्सल कांस्टेंट है, के क्या, नहीं बेटा।
यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड मीटर्स, एम्पलीट्यूड नॉट स्ट्रेंथ, अरे पावर, वो कितनी स्ट्रेंथ की है, कितनी हाइट पर जा रही है। एम्पलीट्यूड में क्रस्ट एंड ट्रफ की कवरिंग डिस्टेंस इक्वल नहीं ही होगी क्या? हाँ। वेवलेंथ गिवन होगा क्या क्वेश्चन में? हाँ। सर साइन के ग्राफ का एम्पलीट्यूड 2n+1 पाई अपॉन 2 होता है। ओके सर, आपने साइन वेवलेंथ का बनाया है और आंसर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मार्क किया है। आपने साइन होती रहती है, 10⁴ होती है, सही तो करा। सर क्या वेवलेंथ ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ कैन बी डिफरेंट? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, म्यूचुअली पर पैरेलल, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सर एग्जाम्स में न्यूमेरिकल कितने आते हैं? बहुत सारे। इसका मतलब वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों इनवर्स है? हाँ। 12th में भी है सर जी, पर आप थोड़ा हिंदी में नहीं बताते। ओके सर, कल का जो फिजिक्स का रिवीजन टेस्ट है उसमें अभी तक सब कुछ आएगा? हाँ ठीक है, क्लियर है। गामा की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। हाँ। आप बहुत लिखवाते हो तो, आप बहुत लिखवाते हो तो ठीक है, वेवलेंथ होगी ना सर? हाँ। देयर इज एनी कांस्टेंट हियर? हाँ। हाँ के कांस्टेंट डाल दिया ना, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आदि में हम लोगों को बुलाएंगे क्या? नहीं। हम पूरा ही नोट कर ले क्या? हाँ। टिक रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल फॉर एक्सरेज। ओके। रक्षक सर ट्रिक, रक्षक सर इज ओपी, के ओपी, किंग ऑफ फिजिक्स। आई लव रक्षक सर, माय बेस्ट फ्रेंड। ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सन, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, फ्रेंड है हमारे। ईएम वेव्स एयर में ट्रेवल नहीं करती है तो हम वेव्स कैसे और बाकी सब वेव्स कैसे यूज करते हैं अर्थ पर? रडार्स डिवाइस यूज करके, डिवाइस में उन वेव्स को कैच करने के लिए ट्रांसमीटर रिसीवर लगाया जाता है, इसलिए। ठीक है। एनसीईआरटी में तो 10/23 दे रखी है गामा की फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत नहीं है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने लिखा दी है। ऑर्डर लाइक जीनियस एक्सयूवी, ओके। Why there is any option is given in the ND form as we are allowed to go directly into and I don't know. हंसाएंगे प्लीज, पढ़ाइए बराबर, सब समझ आएगा। कार्टून लग रहे हैं क्या हम तुमको? हेनरिक हर्ज, हाँ। डीपीपी के क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, मेहनत करो, पढ़ाई करो, हो जाएंगे। गुरुजी आप ए के साथ मत बोलो, स्टडी करने वालों को पता है आपकी टीचिंग की इंपॉर्टेंस। यस सर, आप सऊदी अरब से होती, तुम्हारे घर भी होती और तुम्हारे मुंह पे मारती भी। जय हिंद सर। कांस्टेंट के की वैल्यू सेम रहती दोनों केस में? यस बेटा, सेम रहती। हेलो सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आने लगी है। गुड बेटा। लाल फूल नीला फूल, विक्रांत सर ब्यूटीफुल। ओके बेटा। सर ये वाला क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है और नेक्स्ट स्टार्ट न्यू चैप्टर क्लास 12th। ओके ठीक है सर। विच ड्रॉ अ डायग्राम आ ईएम वेव्स, विच ड्रॉ अ डायग्राम, ये वाला कर लेना। मजा आता है जब आप हंसाते हो, टेंशन फ्री। आहा, सर जी हमें भी ऐसे रोस्ट करना सिखा दो। आहा। चलो, ठीक है चलो। जहां रहिए खुश रहिए, जबरदस्त रहिए, बढ़िया रहिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से बेइज्जती करने के लिए। मैडम को भेजेंगे काट कूट के। ठीक है चलिए, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खुश रहिए, जहां रहिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बढ़िया रहिए।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय। सर आप आकाश अंबानी की तरह ही दिखते, वही हूं मैं, वही हूं मैं, वही हूं।